गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे ईरान अमेरिका लड़ाई की। ईरान ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना किया है। 28 फरवरी से चल रहे अमेरिका और इसराइल के हमलों ने उसके नेतृत्व और सैन्य कमान के ढांचे को बुरी तरह कमज़ोर किया है। ईरान आर्थिक तौर पर जंग से पहले ही मुश्किल का सामना कर रहा है। इस गंभीर संकट के बावजूद ईरान ने झुकने के बजाय लंबा युद्ध लड़ने का संकेत दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कमज़ोर होकर भी ईरान लंबे समय तक क्यों जारी रखना चाहता है। सीएनएन के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग की है। दूसरी, ईरान के बचे हुए नेतृत्व ने सरेंडर के बजाय अमेरिका से शर्तें मानने की मांग रखी है। ईरान ने सीज़फायर के लिए युद्ध के हट जाने और खाड़ी के अरब देशों से अमेरिकी सैन्य अड्डों को हटाने जाने जैसी मांगें रखी हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबफ का कहना है कि युद्ध विराम तभी संगत होगा जब ये गारंटी मिलेगी जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। हम सिर्फ इसलिए युद्ध नहीं रोकेंगे कि दुश्मन को नष्ट हुए रडार की मरम्मत करने या इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी को पूरा करने का मौका मिल जाए और कुछ दिन बाद वह हम पर फिर से हमला कर दे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा कि उनकी मांग की है कि युद्ध के बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के लिए एक नया प्रोटोकॉल होना चाहिए। इसमें ईरान के हितों का ध्यान रखा जाए और जहाज़ों के सुरक्षित गुजरने की व्यवस्था कुछ खास शर्तों के तहत ही होनी चाहिए। ईरान इसे अपनी युद्ध विराम की शर्त में शामिल करेगा। विश्लेषकों का कहना है कि तेहरान की मांगें अब और बढ़ सकती है। वो विदेशों में प्रतिबंधों के कारण जब्त की गई अपनी संपत्तियों को मुक्त करने की मांग कर सकता है और उन देशों से शुल्क टोल वसूल कर सकता है जो उस संग्रह संबंधी गलियारे का इस्तेमाल करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान के तट के पास स्थित है। अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ईरान के जवाबी हमलों पर सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के वरिष्ठ निवासी फेलो सीना तुसी कहते हैं कि ईरान एक ऐसे भविष्य की तलाश में है जहाँ वह आइसोलेट न रहे। वह एक नए क्षेत्रीय संतुलन का हिस्सा बनना चाहेगा जहाँ उसकी स्थिरता को फारस की खाड़ी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता से जुड़ा देखा जाए। ईरान की का लक्ष्य सैन्य जीत नहीं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर नरगिस बागोजली ने सीएनएन को बताया कि पारंपरिक सैन्य नज़रिए से देखें तो ईरान जीत नहीं रहा है। उसे युद्ध को पूरी तरह से जीतने की जरूरत भी नहीं है। ईरान की पूरी रणनीति असीमित युद्ध पर आधारित है। वे युद्ध जारी रखने को बहुत महंगा बना देना चाहते हैं। हॉर्मुज़ ब्लॉक कॉल करने और अरब देशों के खिलाफ ईरान के अभूतपूर्व आक्रामक रवैये से ने उसकी बदली हुई रणनीति को दिखाया है। अमेरिका और अरब देश तेल व्यापार में रुकावट और बढ़ती कीमतों को अनिश्चित काल तक बर्दाश्त नहीं कर सकते और जल्दी ये कहेंगे कि अब बहुत हो गया और इसे ख़त्म किया जाए। भविष्य को बचाने के लिए लंबी लड़ाई। ईरान की रणनीति इस बात पर केंद्रित है कि अपने भविष्य को पूरे व्यापक क्षेत्र के भविष्य से जोड़कर बचाया जाए। ईरान के मौजूदा शासन का अंतिम लक्ष्य जीत नहीं बल्कि अस्तित्व बचाना है। वो अपनी निवारक शक्ति को बहाल करने और युद्ध के बाद की स्थिति को तय करने की ताकत हासिल करने की लड़ाई में है। ऐसे में ईरान इस लड़ाई को लंबा खींचने में लगा है ताकि अपनी कुछ शर्तों को मनवाया जा सके। आइए हम बात करें नेपाल की। नेपाल के मोरंग इलाके में मनमोहन तकनीक कॉलेज में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लिखी हुई किताब द गवर्नेंस ऑफ चाइना की हजारों प्रतियां जलाई जाने से बवाल मच गया है। शनिवार रात को इस घटना पर चीन ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इस घटना पर चीन के नेपाल में दूतावास ने नेपाली विदेश मंत्रालय को एक जुबानी नोट भेजा है। साथ ही अनुरोध किया कि इस घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि क्यों एक टेक्निकल कॉलेज के अंदर शी जिनपिंग की किताब को इतनी बड़ी संख्या में रखा गया था। स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नेपाल अखबार काठमांडू पोस्ट ने बताया कि वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन टेक्निकल कॉलेज के अंदर हजारों किताबें और दस्तावेज जलाए जा रहे हैं। इसमें चीनी राष्ट्रपति की किताब भी शामिल है। इसमें कुछ ली शी जिनपिंग की किताब को कैमरे पर दिखाए रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय मोरंग जिले के अधिकारी ने टीवी न्यूज़ चैनल को फ़ोन करके कहा कि वह इस वीडियो को डिलीट करे क्योंकि यह नेपाल और चीन के बीच रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। नेपाल के गृहमंत्री ओम प्रकाश आर्य ने काठमांडू पोस्ट से बातचीत में कहा, हमने मोरंग के स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मामले की जांच करें, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। आर्यन ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन ने रविवार को एक जुबानी नोट विदेश मंत्रालय को भेजा है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने इस मामले को गृह मंत्रालय से उठाया है। यही नहीं, नेपाली विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि चीन तिब्बती धर्मगुरुओं के काठमांडू पहुंचने पर भी आपत्ति जताई है। चीन के कहने पर नेपाल की सरकार ने पिछले महीने एक तिब्बती धर्मगुरु को नेपाल नहीं आने दिया था। चीन ने नेपाल के सफ़ेद हाथी बन चुके पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किए जाने पर भी चिंता जताई है। इस मामले में चीनी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच हो रही है। चीन ने हुआवे कंपनी को 5G का नहीं दिए जाने के मुद्दे को भी उठाया है। एक फेसबुक यूजर विजय थापा का दावा है कि आधी रात को शी जिनपिंग किताब की हजारों कॉपियों को मनमोहन कॉलेज के अंदर जला दिया गया। इस किताब में चीन के राजनीतिक और नीतिगत विचारों को बताया गया है। केपी ओली की पार्टी से जुड़े नेता का है कॉलेज। थापा ने चीनी दूतावास को टैग करते हुए फेसबुक पर सवाल किया,
क्यों इस तरह की गतिविधियां हुई है, हजारों किताबें कहाँ से खरीदी गई, किस उद्देश्य से उसे जला दिया गया। अधिकारियों को इस बात पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। यह कॉलेज नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली की पार्टी के नेताओं ने बनाया था। बाद में इसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की तैयारी थी। बताया जा रहा है कि इस कॉलेज में अभी चीनी राष्ट्रपति की बहुत सी किताबें अभी भी रखी गई हैं। जिनपिंग की जिन किताबों को जलाया गया है उनमें कई नई हैं। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.